तो पिछले लेक्चर में हमने गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉलम पार्ट है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि कॉलम के अंदर कोई भी सैंपल मिक्सचर का सेपरेशन होता है। तो उसमें हमने दो टाइप के कॉलम देखे थे, पैक्ड कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम। पैक्ड कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम ये थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था कि पैक्ड कॉलम में कम्प्लीटली फिल्ड स्टेशनरी फेज होगा और ओपन ट्यूबुलर कॉलम में स्टेशनरी फेज या लिक्विड स्टेशनरी फेज वॉल पे कोटेड होगा। जो इनसाइड वॉल है, इनसाइड जो दीवार है उस पे कोटेड होगा और जो बीच का जो ल्यूमेन पार्ट है वो खाली होगा। तो इसमें गैस का फ्लो जो है वो जनरली फास्ट होता है। तो पहला हम देख लेते हैं पैक्ड कॉलम। तो पैक्ड कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम, दोनों कॉलम्स अच्छे से आपको याद होने चाहिए, बहुत सिंपल हैं दोनों। दोनों में अगर डिफरेंस पूछते हैं तो डिफरेंस भी इजीली आने चाहिए। तो सबसे पहला जो इसके बारे में है, पैक्ड कॉलम के बारे में, वो क्या है कि इट्स डायमीटर इज 4 mm। ये तो हमने पहले भी देखा था इस स्लाइड में भी कि यहाँ पर इसका डायमीटर जो है वो 4 mm, तो मैक्सिमम डायमीटर 4 mm हो सकता है। दिस इज इंटरनल डायमीटर, ठीक है, इंटरनल डायमीटर है 4 mm। इट कुड बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, कॉपर, क्यूप्रोनिकल और ग्लास। तो बता रहे हैं स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, कॉपर का, क्यूप्रोनिकल यानी कि कोई एलॉय का बना हो सकता है, या फिर ग्लास का बना हो सकता है, ठीक है, इनमें से किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। फिर क्या बता रहे हैं, इट इज बैंड शेप, ठीक है, बैंड शेप हो सकता है, यू शेप हो सकता है, कॉलॉइड शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है। तो आपने कॉलम देखा होगा जो मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट का ब्लॉक डायग्राम। उस ब्लॉक डायग्राम में कॉलम का शेप क्या था, स्पाइरल, ठीक है ना, इस टाइप का शेप था, स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप क्यों रखते हैं, जिससे कॉलम जो है वो कम एरिया कवर करे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट तो एक छोटा सा ही चाहिए जो एक टेबल पर आ जाए।
तो उसके अंदर उस कॉलम को फिट करना है, तो उसको ऐसे स्ट्रेट नहीं रख के उसको ऐसे यू शेप या कॉइल शेप या स्पाइरल शेप कर देते हैं, जिससे वो कम एरिया, कम स्पेस कवर करे, कम स्पेस पे ज़्यादा लंबा कॉलम भी आ सकता है। जनरली इस पैक्ड कॉलम की लेंथ 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है, डिपेंड करता है कि कितना लेना है, डिपेंडिंग ऑन 1 मीटर से 1.5 मीटर, यानी 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ये सब आपको डाटा याद रखना है कि 4 mm डायमीटर हो गया, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, या 1 मीटर से 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। फिर इसमें क्या होता है, पाउडर, सॉलिड पाउडर फील्ड होता है। सॉलिड पाउडर कौन सा, जिसपे सॉलिड पाउडर के ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेज भरा है, वो वाला सॉलिड पाउडर उसमें फील्ड होगा। सॉलिड पाउडर ऑफ हाई मैश। ठीक है, हाई मैश का मीन्स क्या है कि जो सॉलिड पाउडर होगा वो बहुत ही हाई सरफेस एरिया वाला होगा, मीन्स उसमें बहुत ज्यादा पोर्स होंगे। ठीक है ना, जैसा मैंने यहाँ पोर्स दिखाए हैं, इसमें ये पोर्स दिख रहे हैं आपको। स्टेशनरी फेज में जो पर्पल कलर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच बीच में जो स्पेस है, दैट आर पोर्स। तो ये जो पोर्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे उसका मैश जो है वो उतना ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो मैश की डेफिनेशन क्या होगी, pores, number of pores per unit area, number of pores per unit area, that are called its mesh. तो high mesh means per unit area ज्यादा संख्या में पोर्स। ज्यादा संख्या में पोर्स होने का मीन्स क्या है कि उसमें से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं, वो उन छोटे छोटे पोर्स में से ट्रेवल करेंगे। तो अगर पोर्स की संख्या बहुत कम होती है तो फिर क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है, फिर तो पोर्स तो अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो उसमें से गैस मॉलिक्यूल्स पास आउट होंगे। तो इट शुड बी हाई मैश, पैक्ड कॉलम के लिए नेसेसरी है ये कि ये जो सॉलिड पाउडर यूज करते हैं उसका सरफेस एरिया हाई होना चाहिए, या उसके पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पोर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड्स इनर्ट सरफेस ऑन विच द लिक्विड इज कोटेड। ठीक है ना, सॉलिड सपोर्ट होता है जिसके सरफेस के ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेज या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की कोटिंग होती है। ये सॉलिड सपोर्ट थर्मली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ये सब बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। देखिए मैं इस डायग्राम में देखो वापस से, ये जो कॉलम पोर्शन है, ये कॉलम का कैसा शेप दिखा है, स्पाइरल शेप। ठीक है ना, इससे ये कॉलम जो है इसकी लेंथ तो खूब ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्पाइरल शेप करने से ये कम स्पेस में ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेट किया जा सकता है। नाउ सेकेंड इज द लिक्विड यूज्ड एज स्टेशनरी फेज शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि लिक्विड फेज, जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छा गुड सॉल्वेंट होना चाहिए, कि सैंपल कंपोनेंट्स में जितने भी सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब, वो सभी कंपोनेंट्स इसके अंदर सॉल्युबलाइज होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, मींस पार्टीशन कोफिशिएंट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर कुछ 2-3 के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा सेम हुआ तो वो 2-3 कंपोनेंट्स एक साथ इल्यूट हो जाएंगे, एक साथ कॉलम से बाहर आ जाएंगे, मतलब सेपरेट नहीं होंगे। तो पार्टीशन कोफिशिएंट्स जो है वो इस लिक्विड के लिए, सभी सैंपल कंपोनेंट्स के लिए का अलग अलग होना चाहिए। नाउ इट शुड बी थर्मली स्टेबल। जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कॉलम टेम्परेचर जनरली हाई होता है, सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। अगर सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री है तो कॉलम का टेम्परेचर 160 डिग्री, 170 डिग्री, इतना ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उतने हाई टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है वो स्टेबल होना चाहिए। नाउ दिस लिक्विड स्टेशनरी फेज शुड हैव लो वेपर प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमको पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड के लिए दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। या हम कह सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या कह सकते हैं जिसके लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इस तरह का लिक्विड में यूज करते हैं जिसका, इस तरह का लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है जिसका वेपर प्रेशर कम हो और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो इस तरह के लिक्विड कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल।
इस तरह के लिक्विड, जनरली कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होगा, कोई हाइड्रोकार्बन होगा, वो क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो कॉलम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। अगर हमको कॉलम टेम्परेचर सपोज 200 डिग्री रखना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री से काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, 240 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, मीन्स उससे ज्यादा होना चाहिए। और क्या है, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मीन्स इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जो सैंपल कंपोनेंट से कोई रिएक्शन नहीं करे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आपको याद, या जैसा भी आप सीक्वेंस रखो उस तरह से याद रखना है। नाउ जो अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी वो हमने पैक्ड कॉलम के लिए देखी कि पैक्ड कॉलम में हम जो सॉलिड फेज यूज करते हैं, इनर्ट सपोर्ट यूज करते हैं, या लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नाउ हम आते हैं ओपन ट्यूबुलर कॉलम में। ओपन ट्यूबुलर कॉलम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी स्टेनलेस स्टील या ग्लास या इस तरह के किसी मेटल का बना हो सकता है, लेकिन इसका डायमीटर, इंटरनल इनर डायमीटर जो है वो पैक्ड कॉलम से काफी कम होता है। देखो कितना है, 0.25 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर, यानी उससे बहुत कम है। उसका मैक्सिमम डायमीटर था 4 mm, इसका मैक्सिमम डायमीटर है, इनर डायमीटर 0.5 mm। नाउ इसकी लेंथ देखो, लेंथ कितनी हो सकती है, 30 से 40 मीटर, 30 टू 40 मीटर्स, इतना लंबा कॉलम। तो इतने लंबे कॉलम को तो एक इंस्ट्रूमेंट में पैक करने के लिए उसको बिल्कुल स्पाइरल या इस तरह के शेप देना ही पड़ेगा। तो 30 से 40 मीटर लेंथ होती है। पैक्ड कॉलम की कितनी लेंथ थी, 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। लेकिन यहाँ पर ओपन ट्यूबुलर कॉलम की लेंथ जो है वो 30 से 40 मीटर तक हो सकती है, यानी बहुत लंबा कॉलम होता है, वेरी लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अभी लॉन्ग क्यों होता है वो अभी देखेंगे, क्यों इसको चूज करते हैं। इनर साइड इज कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब ये कॉलम जो है वो दो टाइप से बनाए जा सकते हैं, ओपन ट्यूबुलर कॉलम। ठीक है, इनके दो टाइप्स होते हैं, वॉल कोटेड एंड सरफेस कोटेड। वॉल कोटेड में क्या होता है कि जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, या कॉलम जो स्टेनलेस स्टील की जो अपने ट्यूब है, उसका जो इनर वॉल है, इनर वॉल पे लिक्विड स्टेशनरी फेज की कोटिंग कर देते हैं। इसके अंदर सॉलिड सपोर्ट नहीं होता, विदाउट सॉलिड सपोर्ट, इनर्ट सपोर्ट, सीधे ही जो हमारा नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है उसकी कोटिंग कर देते हैं, वेरी थिन कोटिंग। उसकी थिकनेस दिए 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर, 0.2 0.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत थिन है। या तो एक है, इसको क्या कहते हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, और एक दूसरा होता है सरफेस कोटेड। उसमें क्या होता है कि जो हमने पैक्ड कॉलम के लिए लिक्विड स्टेशनरी फेज तैयार किया, पैक्ड कॉलम का लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसा है, जिसमें सॉलिड सपोर्ट है और उसके ऊपर लिक्विड कोटिंग है। तो वो जो फाइन मटेरियल बना है, सॉलिड सपोर्ट प्लस लिक्विड कोटिंग, उसकी वहां पे कोटिंग की जाती है वॉल पर। ठीक है ना, ओपन ट्यूबुलर कॉलम में इनसाइड जो वॉल है उसमें सॉलिड सपोर्ट प्लस लिक्विड स्टेशनरी फेज और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, उनकी कोटिंग की जाती है। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो WOTC वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, और एक होता है सरफेस कोटेड है, SOTC सरफेस कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो ये दो टाइप के कॉलम है, आपको बस OTC याद रखना है कि ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, इसकी लेंथ क्या होती है, ये क्या होता है, स्टेशनरी फेज लिक्विड कोटिंग है तो उसमें उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। नाउ दिस लिक्विड स्टेशनरी फेज विल बी इल्यूटेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कि जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रन होता है तो ये जो मैंने वॉल कोटेड वाला बताया, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, इसका जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है उसका भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, यानी वो फेज भी कॉलम के साथ में इल्यूट होती है, लेकिन उसका इल्यूट होने का रेट बहुत कम होता है, क्योंकि गैस जो है वो ज्यादा प्रेशर से आगे बढ़ती है ओपन ट्यूबुलर कॉलम में, और साथ में वो फ्रिक्शन किसके साथ में करेगी, किसके साथ में घर्षण दिखाएगी, लिक्विड स्टेशनरी फेज। तो लिक्विड स्टेशनरी फेज भी धीमे धीमे आगे बढ़ता है, बहुत स्लोली। ठीक है ना, तो वो भी इल्यूट होता है इसमें। ठीक है ना, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ज्यादा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इट विल इल्यूटेड फ्रॉम मोबाइल फेज विद मोबाइल फेज, बट in packed column the liquid stationary phase does not dilute. Increase amount of stationary phase increases loading capacity of the column. ठीक है, क्या है, अगर हम स्टेशनरी फेज का अमाउंट बढ़ा दें, यानी जो लिक्विड की कोटिंग की है, यानी वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम में जो इनसाइड वॉल पे जो कोटिंग की है, अगर उस कोटिंग को ज्यादा थिक कर दें,
0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा थिक कर दें, तो उस केस में क्या होता है कि सैंपल का रिटेंशन जो प्रॉपर्टी है, सैंपल का रिटेंशन बढ़ जाता है या रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। तो उस केस में कॉलम के अंदर लोडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। कॉलम की एफिशिएंसी को बढ़ा, एक फिक्स उस पर रखने के लिए लोडिंग कैपेसिटी मतलब ज़्यादा सैंपल यूज़ करना पड़ता है। अगर कम सैंपल यूज़ किया तो वो उसमें कम सैंपल जो है वो इल्यूट ही नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि अगर वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम में लिक्विड स्टेशनरी फेज की थिकनेस बढ़ा दें तो उसमें कॉलम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, कॉलम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और रिटेंशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस। तो जनरली ओवरऑल देखोगे तो एफिशिएंसी ओपन ट्यूबुलर कॉलम की ज्यादा होती है पैक्ड कॉलम से, ठीक है ना। ओपन ट्यूबुलर कॉलम हैज हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू पैक्ड कॉलम, क्योंकि पैक्ड कॉलम तो पूरी तरह से पैक्ड है, तो उसके अंदर गैस का फ्लो स्लोली होता है, सैंपल मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्लोली होता है, तो रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ओपन ट्यूबुलर कॉलम में जो रिटेंशन टाइम है कम होता है, क्योंकि गैस का फ्लो बहुत फास्ट है, क्योंकि बीच में ट्यूब खाली है, तो उसमें गैस का फ्लो, कैरियर गैस का फ्लो बहुत फास्ट होता है, तो उसमें क्या है सेपरेशन भी फास्ट होता है और ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, यानी सेपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि इट्स एफिशिएंसी इज हायर कंपेयर टू ओपन ट्यूबुलर और सॉरी पैक्ड कॉलम। ओपन ट्यूबुलर कॉलम एफिशिएंसी इज हायर देन पैक्ड कॉलम। Now these columns are operated 10 to 25 degree above the boiling point. पैक्ड कॉलम के लिए ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पैक्ड कॉलम के लिए 40-50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है कॉलम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे 10-25 डिग्री ही सफिशिएंट है। ये कम टेम्परेचर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूब है वो खाली है, तो उसमें गैस का फ्लो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी गैस की, तो फास्ट होगा, तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, तो इट इज ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। ओपन ट्यूबुलर कॉलम जब यूज करते हैं तो एनर्जी जो है वो कम यूज होती है, यानी कॉलम टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, लेकिन पैड कॉलम के लिए कॉलम टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, तो उसमें वहां पे एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही कि एफिशिएंसी जो है वो इसका ज्यादा होगा, ओपन ट्यूबुलर कॉलम का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अब देखो कि ओपन ट्यूबुलर कॉलम का जो ल्यूमेन है वो कम क्यों है, 0.5 mm है, पैक्ड कॉलम का कितना है 4 mm, इसका 0.5 mm कम क्यों है, क्योंकि जब उसको ज्यादा पतला रखेंगे तो उसके अंदर गैस का फ्लो जो है वो स्टेशनरी लिक्विड फेज के ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। अगर उसको ज्यादा मोटा रख देंगे तो बीच में जो गैस है वो गैस सैंपल के साथ में तेजी से आगे मूव कर जाएगा, वो स्टेशनरी लिक्विड फेज के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसकी जो ल्यूमेन है, इसकी थिकनेस है या इसका इनर डायमीटर है वो कम रखते हैं ओपन ट्यूबुलर कॉलम का, ठीक है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेस आपको बताने हैं, बाकी सब मैंने बता दिया। बेटर फास्टर सेपरेशन होगा, लो टेम्परेचर पे ये काम करता है। नाउ यूजुअली पोलर सब्सटेंस आर बेटर सेपरेटेड ऑन पोलर स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हमारे सब्सटेंस जो है वो पोलर हैं, ज्यादातर पोलर नेचर के हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, तो उनके लिए लिक्विड स्टेशनरी फेज भी पोलर यूज करना पड़ता है, और अगर वो नॉन पोलर हैं तो उनके लिए लिक्विड स्टेशनरी फेज भी नॉन पोलर यूज करना पड़ता है। अब देखो कुछ इस तरह के सैंपल्स भी होते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 3-4 पोलर हैं और 3-4 नॉन पोलर हैं। उस केस में क्या होगा, अगर आप एक ही कॉलम यूज करते हैं, ओनली सिंगल कॉलम यूज करते हैं जिसमें सपोज करो नॉन पोलर फेज है, तो उसमें पोलर कंपोनेंट्स का सेपरेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, इस सैंपल को सेपरेट आउट करने के लिए 2 कॉलम यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी जीसी इंस्ट्रूमेंट में एक की बजाय 2 कॉलम भी यूज हो सकते हैं, कि पहले आपने पोलर कॉलम लगा दिया और उसके बाद में उसी से जस्ट उसके आगे नॉन पोलर कॉलम, यानी 2 कॉलम एक साथ। पोलर कॉलम में पोलर जो सब्सटेंस हैं वो सेपरेट आउट होंगे, और नॉन पोलर कॉलम में नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी 2 कॉलम्स को ऐसे एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सैंपल है जिसमें 2 एक साथ हो सकते हैं, 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें इस तरह के कॉलम भी यूज होते हैं। नाउ द मेथड ऑफ पैकिंग ऑफ कॉलम, ठीक है, ये भी याद रखना है कि कैसे पैकिंग की जाती है, यानी कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेथड दिया है प्रिपरेशन का, कॉलम प्रिपरेशन का, वो पैक्ड कॉलम के लिए बताया है,
ठीक है, पैक्ड कॉलम। तो देखो सिंपल सा मैं अपने सिंपल वे में बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है पैक्ड कॉलम के लिए बनाने के लिए, क्योंकि हमको लिक्विड स्टेशनरी फेज तैयार करना है। सॉलिड इनर्ट सपोर्ट चाहिए, पहला कंपोनेंट। दूसरा क्या चाहिए, नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक लिक्विड। और तीसरा चाहिए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड। 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, और तीसरा क्या है, सॉलिड सपोर्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि जो नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड है, जो क्वांटिटी में बहुत कम होता है, उसको पहले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं। तो उसमें एक मिक्सचर बन गया उनका, और फिर इस मिक्सचर को किस में डाल देते हैं, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट। सॉलिड इनर्ट सपोर्ट मतलब एक पाउडर होता है, फाइन पाउडर होगा सिलिका का या सिलिका जेल एल्यूमिना कुछ, किसी का भी व्हाइट पाउडर। तो उसके अंदर उसको मिक्स कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, ऐसे एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एक जैसा अपना ये होता है, एक वेसल होगा जिसमें आप उसको क्रश ऐसे पूरा का पूरा करके उसको एक तैयार कर लेते हैं। मतलब एक आप स्लरी मान सकते हो, एक सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक स्लरी तीनों का, ठीक है। तीनों चीजें क्या है, सॉलिड सपोर्ट दैट इज पाउडर, दूसरा क्या होगा लिक्विड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, और तीसरा वॉलेटाइल लिक्विड। तो उसमें एक उनकी स्लरी बना ली। अब उस स्लरी को क्या करते हैं, जो कॉलम है, कॉलम क्या है, जो स्टेनलेस स्टील की ट्यूब है या ग्लास का ट्यूब है, उसके अंदर उसको भर देते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर उसको फिल करते हैं और फिल करते जाते हैं। तो इस तरह से फिल करते हैं उसमें। और देखो ये तो मैं मैनुअली बता रहा हूँ, फिल बहुत तरीके से हो सकता है, सीरीज के थ्रू या बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो उसके अंदर उसको फिल किया, और फिल करने पर उसमें कहीं भी एयर गैप नहीं आना चाहिए, एयर बबल बीच में होगी, कॉलम पूरा का पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, कहीं भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए उसको साथ में वाइब्रेटर यूज करके या किसी तरह से ऐसे उसको करके टैपिंग करके या वाइब्रेटिंग करके उसको उसमें सेट कर देते हैं कंप्लीटली कॉलम के अंदर। किसको, उस स्लरी को, जो वो सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया है उसको उसके अंदर सेट कर देते हैं। नाउ जब कंप्लीटली कॉलम उसमें भर दिया, कंप्लीटली कॉलम को फिल कर दिया पैक्ड कॉलम को, तो उसको 1-2 दिन के लिए रख देते हैं एज इट इज। 1-2 दिन के लिए उसको रख देंगे, क्यों, क्योंकि उसमें जो वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड जो वेपोराइज हो जाता है इजीली, वो वॉलेटाइल लिक्विड धीरे धीरे जो कॉलम के जो दोनों किनारे हैं वहां से क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा स्लोली स्लोली, 1-2 दिन में वेपोराइज हो जाएगा। और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, सॉलिड सपोर्ट एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज, सॉलिड सपोर्ट एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की क्या हो जाएगी एक्चुअल में, जो सॉलिड सपोर्ट के पार्टिकल्स हैं उन पे एकदम होमोजीनियस थिन फिल्म कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, या कह सकते हैं कि होमोजेनियसली सभी पार्टिकल्स पे उसकी लेयर को बिछा देता है, तो बाद में उसको वेपोराइज करके उड़ा देते हैं। अब कॉलम में जब वॉलेटाइल लिक्विड उड़ जाता है तो जो जहां से वो निकलेगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स। अरे समझ में, वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, जब सब्सटेंस कुछ बाहर निकलेगा कॉलम में से तो वहां क्या रह जाएंगे, चैनल्स और पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ ये जो आपका कॉलम है वो अब तैयार हो गया। दिस इज पैकिंग ऑफ कॉलम, मेथड ऑफ पैकिंग ऑफ कॉलम, ठीक है ना। अब जीएससी है तो उसमें सॉलिड सपोर्ट यूज होता है ओनली, और जीएलसी हम तो जीएलसी पढ़ रहे हैं तो उसमें नॉन वॉलेटाइल लिक्विड भी यूज होगा। अब इसमें कुछ कोपॉलीमर्स होते हैं जैसे स्टाइरीन और डाइविनाइल बेंजीन, इनके कुछ कोपॉलीमर्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी एज अ सपोर्ट मटेरियल यूज किया जाता है जीएससी में, ठीक है ना। लेकिन हम तो जीएलसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीएलसी में आपको 3 कंपोनेंट याद रखने हैं, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट दैट इज पाउडर, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड एंड वॉलेटाइल लिक्विड। नाउ दिस टॉपिक इज कंडीशनिंग ऑफ कॉलम। एक पहले टॉपिक क्या आया, पैकिंग ऑफ कॉलम, अब क्या आ रहे हैं, कंडीशनिंग ऑफ कॉलम। अब कंडीशनिंग ऑफ कॉलम भी हम किसकी देख रहे हैं, पैक्ड कॉलम के लिए। तो कंडीशनिंग का क्या मीनिंग है कि व्हेन वी स्टार्ट द रियल एक्सपेरिमेंट, जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जीसी के लिए, गैस क्रोमेटोग्राफी का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का मतलब व्हेन वी इंजेक्ट अवर सैंपल, व्हेन वी इंजेक्ट अवर सैंपल इनसाइड इंस्ट्रूमेंट, then that is called actual starting of experiment। तो उस एक्चुअल स्टार्टिंग करने से पहले क्या होता है, उस कॉलम को उसमें फिट करके इंस्ट्रूमेंट के अंदर
वहां पे ओनली कैरियर गैस का फ्लो किया जाता है कॉलम टेम्परेचर पे, कॉलम टेम्परेचर को हाई करके कि ओनली कैरियर गैस का फ्लो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ कॉलम। और ये हम कह सकते हैं कॉलम को ब्लैंक रन कर रहे हैं, एक तरह से उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, ब्लैंक रन कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जितना हमारा डिपेंड करता है हमारे कॉलम हमने किस तरह का लिया है, स्टेशनरी फेज कैसा है, तो 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे तक उसको चलाया जाता है, यानी कॉलम को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी कंडीशनिंग की जाती है। अगर कॉलम के अंदर कोई भी अभी वॉलेटाइल इंप्योरिटी रह गई है, क्योंकि कंप्लीट वॉलेटाइल इंप्योरिटी रिमूव नहीं होगी जब 1-2 दिन उसको ड्राई करने के लिए रखा है, तो कोई भी वॉलेटाइल इंप्योरिटी उसके अंदर बची होगी वो उस कैरियर गैस के मूवमेंट के थ्रू वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी जितने उसको। तो अब आपका कॉलम जो है वो एकदम से तैयार हो गया, उसके बाद फिर आप सैंपल को इंजेक्ट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बिफोर एक्सपेरिमेंट, बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी रन कैरियर गैस थ्रू कॉलम एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ कॉलम। तो उसके थ्रू कॉलम की एक हमको बेस लाइन मिल जाती है, जीरो बेस लाइन मिल जाती है, जिसमें जो कैरियर गैस है या कुछ भी उसमें जो पूरा सेटअप है उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको एक तरह से कैलिब्रेट कर दिया। अब आप जब सैंपल इंजेक्ट करोगे तो डिटेक्टर जो है वो ओनली सैंपल को डिटेक्ट करेगा, ओनली सैंपल्स की पीक आएंगी, ठीक है ना, ओनली सैंपल्स की पीक हमको मिलेंगी। तो ये अब तो हमने देखी है, मैंने बता दिए वॉल कोटेड कॉलम होता है और सपोर्ट कोटेड कॉलम, ये दोनों की दोनों जो कॉलम है वो ओपन ट्यूबुलर कॉलम के टाइप्स हैं, ठीक है ना। ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स के 2 टाइप्स हैं, वॉल कोटेड एंड सपोर्ट कोटेड, ये मैंने बता दिए। फिर इनके डायग्राम्स भी आप देख सकते हो। जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम दैट इज ओपन ट्यूबुलर कॉलम विच इज सपोर्ट कोटेड, ओके, सपोर्ट कोटेड है, जिसको पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी बोला है, PLOT, दैट इज सपोर्ट कोटेड। जो लास्ट डायग्राम है दैट इज वॉल कोटेड, जिसमें ओनली लिक्विड स्टेशनरी फेज की जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर की कोटिंग दिख रही है, ओनली लिक्विड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की कोटिंग है, इसमें सॉलिड सपोर्ट नहीं है। और तीसरा जो बीच में दिखाया है वो तो हमको वेल नोन है, दैट इज पैक्ड कॉलम, ओके, पैक्ड कॉलम, जिसमें ये पूरा का पूरा लिक्विड स्टेशनरी फेज से भरा हुआ है विद इनर सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैक्ड कैपिलरी कॉलम, ठीक है। इन कॉलम्स के लिए कैपिलरी टर्म भी यूज कर लिया जाता है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे ओपन ट्यूबुलर कॉलम का डायमीटर कितना है, 0.5 mm, और पैक्ड कॉलम का डायमीटर क्या है, 4 mm। तो 0.5 mm और 4 mm बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो कॉलम मैंने कहा ना बहुत पतले पतले होते हैं, जो उनका इनसाइड जो ल्यूमेन है, जो इनसाइड उनका डायमीटर है बहुत पतला है, तो एकदम वो कैपिलरी जैसे लगते हैं, तो इनके लिए कैपिलरी टर्म भी यूज कर लिया जाता है। नाउ दी नेक्स्ट टर्म इज कॉलम थर्मोस्टैटिक, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि जो आपने डायग्राम देखा, उस डायग्राम के अंदर जो ब्लॉक डायग्राम है इंस्ट्रूमेंट का, उसमें इंजेक्शन पोर्ट, कॉलम और डिटेक्टर तीनों की तीनों ओवन के अंदर दिख रहे हैं, आपको देखे होंगे ओवन के अंदर हैं तीनों की तीनों। तो जो ओवन है वही अपने आप में क्या कहलाता है, थर्मोस्टेट, यानी दैट ओवन प्रोवाइड्स कांस्टेंट टेम्परेचर टू द कॉलम और अदर पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी उस कॉलम को हमको फिक्स एलिवेटेड टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, जैसे 150 डिग्री 200 डिग्री एलिवेटेड टेम्परेचर पे रखना है। तो उसको कॉलम को किसके अंदर रखते हैं, एक थर्मोस्टेट के अंदर, जो एक टाइप का ओवन है। और इस थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 1/10 डिग्री होता है, यानी वो टाइम के साथ में 1/10 डिग्री तक उसकी एक्यूरेसी होती है, यानी 1 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया, 1/10 डिग्री तक वो उसको एकदम फिक्स टेम्परेचर पे रखता है, ठीक है ना। यानी उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स रखना पड़ता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर 1-2 डिग्री भी कम ज्यादा हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वहां पर जो सेपरेशन हो रहा है अंदर कंपोनेंट्स का वो परफेक्टली नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि क्या क्या यूज किया जा सकता है, कि बॉइलिंग वाटर यूज कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर, या हीटेड एयर, या मेटल ब्लॉक्स, सर्कुलेटिंग एयर बाथ्स, ये सब मेथड्स हैं। जैसे आपने लेबोरेटरी में कंडेंसर देखा होगा, कंडेंसर में क्या होता है, इनसाइड जो ट्यूब होती है उसमें से जो भी मटेरियल है उसका फ्लो होता है, वेपर का फ्लो होता है, और बाहर की साइड क्या होता है, हम वाटर का फ्लो करवाते हैं, ठीक है ना। तो वाटर का फ्लो एक साइड से हम डालते हैं वाटर और दूसरे साइड से निकल जाता है, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। सेम वैसा ही मानो कि कॉलम है, कॉलम के बाहर की तरफ एक इस तरह का जैकेट है,
जिसमें एयर, हीटेड एयर को पास कर सकते हैं, या बॉइलिंग वाटर को पास कर सकते हैं, या बॉइलिंग जो दूसरी ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं उनको पास आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर रखना है फिक्स, तो बॉइलिंग वाटर ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री। लेकिन अगर 100 डिग्री से ज़्यादा रखना है, तो बॉइलिंग जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री, 200 डिग्री, 400 डिग्री तक होता है, उनको पास आउट कर सकते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है वो उसको, वो जो सब्सटेंस है वो उसको एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें हैं कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट जो पहले एल्यूट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस बाद में एल्यूट होते हैं। ये सब इसमें चीज़ें हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर प्रोग्रामिंग ऑफ कॉलम। ठीक है, एक छोटा सा एक पोर्शन आता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग ऑफ कॉलम। देखो अभी तक मैं जितने लेक्चर हुए हैं उसमें क्या बोलता आ रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है कॉलम का वो फिक्स रहता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। जैसे आपने 200 डिग्री रखा तो 200 डिग्री रखेगा, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो भी 200 डिग्री, और जब एंड हुआ तो भी 200 डिग्री, मतलब कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर की बजाय वेरिएबल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वेरिएबल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जनरली लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर कम रखते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट रन हुआ, यानी टाइम के साथ में टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब वो बढ़ना जो है वो तो दो टाइप से होता है, या तो लीनियरली बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर 50 डिग्री रखा, फिर 1 मिनट बाद 60 डिग्री हो गया, 2 मिनट बाद, सपोज करो आपका एक्सपेरिमेंट 10 मिनट तक चलना है, 10 मिनट तक एक्सपेरिमेंट चलना है, तो पहले मिनट में 40 डिग्री रखा, दूसरे मिनट में 60 हो गया, फिर 70 हो गया, 80 हो गया। इस तरह से टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, ठीक है ना, जनरली इंक्रीमेंट होगा, दैट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक फिक्स कांस्टेंट रेट से, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। तो कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स होते हैं जिनको सेपरेट आउट करने के लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अब मैं एक सिंपल सा डायरेक्टली आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी। ग्रेडियंट इल्यूशन मीन्स, देखो मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड लाता हूँ। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी, मतलब जीएलसी ही है हमारी जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन उसमें इल्यूशन जो है, यानी सब्सटेंस का या कंपोनेंट्स का बाहर निकलना, वो क्या है, ग्रेडियंट है, यानी ग्रेडिंग कर दी है। लो टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस निकलेंगे, हाई टेम्परेचर पे दूसरे सब्सटेंस बाहर निकलेंगे। मीन्स क्या होगा कि अगर, देखो ये मैंने दिखाया, फर्स्ट इज आइसोथर्मल, दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल इज आइसोथर्मल, एंड सेकंड इज टेम्परेचर कंट्रोल इज ग्रेडियंट। आइसोथर्मल जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में भी 200 डिग्री था और एंड होने पर भी 200 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। पता है ना आपने आइसोथर्मल तो क्या होता है, आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। मींस सपोज स्टार्टिंग में जब यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो कितना टेम्परेचर रखा, 40 डिग्री, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता रहा तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लीनियरली इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जैसे एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ तो वहां पर जाके इसको वापस से वहां पर कांस्टेंट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, या कह सकते हैं ओनली टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, मींस वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लाइक दिस। तो ये पूरा डिटेल है, आप इसको देख सकते हो। मैं इसको कुछ वर्ड्स में बता देता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। किसी सैंपल में 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। और जो फर्स्ट सैंपल है, ठीक है ना, 2 टाइप के सैंपल मैंने रखे हैं यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट सैंपल एंड इट इज सेकंड सैंपल, ठीक है ना, 2 सैंपल्स हैं। पहले सैंपल में आप टेम्परेचर देखो, these are boiling points of these components, boiling points of these components, a b c component, boiling point कितना है, 100 डिग्री, 105 डिग्री और 112 डिग्री। अरे
100 डिग्री, 105 डिग्री और 112 डिग्री। मतलब कितने रेंज में है तीनों बॉइलिंग पॉइंट? जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट 12 डिग्री के अंदर हैं तीनों की तीनों। 100 डिग्री से 112 डिग्री के अंदर तीनों हैं, यानी कि 12 डिग्री में तीनों। दूसरा देखो, ए बी सी कंपोनेंट, एक का क्या है 100 डिग्री, दूसरे का क्या है 140 डिग्री, तीसरे का क्या है 200 डिग्री। तो इसके अंदर टेम्परेचर रेंज देखो क्या है, वाइड रेंज, ब्रॉड रेंज। मतलब 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में है। ठीक है, 100 डिग्री से, ये अरुण चौहान को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है ना, 100 डिग्री से 200 डिग्री के अंदर है, यानी कि तीन आप कंपोनेंट्स देखोगे तो किस तरह से हैं, वाइड रेंज। तो आप कह सकते हो दिस इज फर्स्ट सैंपल। फर्स्ट सैंपल में ए बी सी तीनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नैरो रेंज में है। नैरो रेंज यानी सिर्फ 12 डिग्री के अंदर तीनों है। और जो दूसरा सैंपल है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो क्या है, वाइड रेंज या ब्रॉड रेंज। तो वाइड रेंज कितनी है, 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री से 200 डिग्री के अंदर हैं तीनों सैंपल, तीनों कंपोनेंट्स। तो कितना हो गया, 100। तो अब इसमें जो पहला सैंपल है उसके लिए आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग की जाती है। पहले वाले के लिए आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग की जाती है और दूसरे वाले के लिए ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग या टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग का मीन्स क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। और ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग में या टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में टेम्परेचर को लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहीं से ही नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आप सभी अपने रोल नंबर तो सेंड कर दिया करो चैट में, जूम चैट में। जस्ट अपने रोल नंबर टाइप करके सेंड कर दो। जो मैंने असाइनमेंट भेजा था वो लिखना शुरू कर देना।